नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 5। और सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन न्यू सिंपल सेंटेंस। और इसमें आपको अब तक पढ़ाया गया पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जीरंड के माध्यम से सिंपल कंबाइन करना। और इसी क्रम में आज आप पढ़ेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, फ्रेज इन अपोजिशन, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिव और कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल से सिंपल वाक्य को कंबाइन करना। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसका प्रयोग ठीक पार्टिसिपल के समान ही होता है। पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। और समानता ये है पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कि दोनों में कार्य एक दूसरे के बाद में होते हैं। पार्टिसिपल में दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट समान होता है, लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन कार्य एक दूसरे के बाद में होता है। तो जो कार्य पहले होता है उस वाक्य की वर्ब को पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग करते हैं और काम लगाकर दूसरा वाक्य जो दूसरा कार्य होता है उस वाक्य को यूं ही लिख दिया जाता है। ये सेंटेंस लिखते हैं द पुलिस अराइव्ड द मॉब डिस्पर्स्ड। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है द पुलिस अराइव्ड, दूसरा सेंटेंस है द मॉब डिस्पर्स्ड, जिसमें एक दूसरे के बाद दोनों कार्य हुए हैं। तो पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट द पुलिस है, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है द मॉब। दोनों सेंटेंस में कार्य एक दूसरे के बाद में हुए हैं, लेकिन सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं। तो जो कार्य पहले हुआ है उस वाक्य के सब्जेक्ट को पहले लिख दिया जाएगा, तो बनेगा द पुलिस, और वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग करेंगे। तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है हैविंग लगा करके, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके द पुलिस हैविंग अराइव्ड, और काम लगा करके दूसरे सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो ऐसे रहेगा द मॉब डिस्पर्स्ड। नेक्स्ट है द सन रोज इट फिल्ड द स्काई विद लाइट। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट द सन है, दूसरे सेंटेंस का इट है, तो हमें पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में लिखेंगे। तो पहला सेंटेंस हमारा बनेगा द सन हैविंग, और रोज का थर्ड फॉर्म राइजन, फिर काम लगा करके शेष सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे रहेगा इट फिल्ड द स्काई विद लाइट। अगला है द मीटिंग वाज ओवर द मेंबर्स लेफ्ट द हॉल। यहाँ पर पहला सेंटेंस का सब्जेक्ट है द मीटिंग, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है द मेंबर्स। दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट है, लेकिन पहले जो कार्य हुआ है उस वाक्य में वर्ब आई वाज। अब वाज का ही पार्टिसिपल करेंगे, तो इसका जब पार्टिसिपल करेंगे तो इसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में रखेंगे। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है, और आईएनजी फॉर्म हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगाई जाती है। वाज सेकंड फॉर्म है बी की, तो हमें आईएनजी फॉर्म लगानी बी में। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा द मीटिंग बीइंग ओवर द मेंबर्स लेफ्ट द हॉल। अगला है इट वाज हॉलीडे आई डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ भी दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट डिफरेंट हैं, और पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब आई है वाज, तो वाज में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बनेगा इट बीइंग हॉलीडे, और काम लगा करके आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अगला है द पुलिस केम द थीव्स रैन अवे। तो इसको बनाएंगे द पुलिस हैविंग कम द थीव्स रैन अवे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो कार्य पहले होता है अगर उस वाक्य का सब्जेक्ट निष्क्रिय हो, यानी सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में हो, तो पैसिव वॉइस में होने पर हैविंग बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। जैसे द लीडर वाज स्लेन। स्ले मान होता है कत्ल करना, स्ले सेकेंड फॉर्म स्लीव, थर्ड फॉर्म स्लेन। तो ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस में, द लीडर इनएक्टिव सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस में, और दूसरा कार्य पहले कार्य के बाद में हुआ है। तो जो पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है इसको परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे, हैविंग बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, बनेगा द लीडर हैविंग बीन स्लेन, और काम लगा करके दूसरा ऐसे लिख देंगे द फॉलोअर्स रैन अवे। तो ये थे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, और इस पर आधारित मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ जो आपको एक्सरसाइज के रूप में घर पे करना है, और अगले वीडियो में इनका सोल्यूशन मिलेगा। पहला सेंटेंस है द सनसेट द बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग टुवर्ड्स देयर नेस्ट्स। Their father died. The children are in great trouble.
द बेल rang, द स्कूल closed, द sun rose, द darkness disappeared, द fog was very dense, no one could see his way through the streets, the agreement was signed, all were satisfied, the class work was over, the students left the class, the day dawned, the boys began to play. It rained heavily, no one could go to the college. My pocket was picked up, I had no bus fare. The sky is cloudy, it may rain today. The captain was killed, the army fled away. The teacher entered the class, the boys became silent. The college was closed, the boys went home. The picture was painted, we enjoyed it very much. Honesty is the best policy, we should be honest. इसी क्रम में अगला टॉपिक यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं, फ्रेज इन अपोजिशन। अपोजिशन का अर्थ होता है साइड बाय साइड, अर्थात जब कोई शब्द समूह मिलकर किसी संज्ञा यानी नाउन की विशेषता बतलाता है तो उस शब्द समूह को फ्रेज कहते हैं, और उस फ्रेज को उसी नाउन के बाद में कामा लगा करके लिखा जाता है जिसकी वह विशेषता बताता है। जैसे यहाँ सेंटेंस है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज़ ए बिग सिटी। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में शब्द समूह के रूप में विशेषता दिल्ली की बताई जा रही है, द कैपिटल ऑफ इंडिया, और इसी तरह दूसरे सेंटेंस में भी है ए बिग सिटी। तो द कैपिटल ऑफ इंडिया और ए बिग सिटी ये दोनों ही फ्रेज हैं, इनमें से जिसको चाहें उसको हम दिल्ली के बाद में प्रयोग कर सकते हैं। यानी हमारा सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, दिल्ली कामा लगाएंगे, द कैपिटल ऑफ इंडिया, फिर कामा दोबारा इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये फ्रेज है और फ्रेज को मेन सेंटेंस से अलग करेंगे। एक्चुअल सेंटेंस पर हमारा बनेगा दिल्ली इज ए बिग सिटी, जिसमें दिल्ली की विशेषता बता रहा है द कैपिटल ऑफ इंडिया। द कैपिटल ऑफ इंडिया को मेन सेंटेंस से अलग करने के लिए कामा का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा रहेगा, दिल्ली कामा द कैपिटल ऑफ इंडिया, फिर कामा लगाएंगे, इज ए बिग सिटी। और दूसरे प्रकार से अगर ए बिग सिटी को रखना चाहते हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं, दिल्ली ए बिग सिटी, फिर कामा लगाएंगे, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज माई फ्रेंड। तो पहले और दूसरे दोनों सेंटेंस में यहाँ पर भी विशेषता मिल रही है। पहले सेंटेंस में मिल रहा है एन इंटेलिजेंट बॉय, दूसरे सेंटेंस में माई फ्रेंड। तो जिसको चाहे उसको हम लिख सकते हैं, राम एन इंटेलिजेंट बॉय इज माई फ्रेंड, या ऐसे कह सकते हैं, राम माई फ्रेंड इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, ही वॉज ए ग्रेट पोइट, ही वॉज बंगाली। तो अगर हम दूसरे और तीसरे सेंटेंस को मिलाना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं, ही वॉज ए ग्रेट बंगाली पोइट। तो हमारे तीन सेंटेंस थे, क्योंकि हम सिंपल सेंटेंस से पढ़ रहे हैं और सिंपल सेंटेंस में कम से कम और अधिकतम एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। अगर हमारे पास तीन सिंपल सेंटेंस हैं तो तीन ही फाइनाइट वर्ब हो जाएंगी, जबकि हम कंबाइन करके एक ही सिंपल सेंटेंस रखना चाहते हैं तो हमें बाकी सारे वर्ब्स को हटा देना होता है या फिर उनको नॉन फाइनाइट करना होता है। जो दूसरे और तीसरे सेंटेंस में हमें समझा है, बंगाली शब्द ये विशेषता बता रहा है ग्रेट पोइट की, तो इसको हमने इसके साथ लगा दिया। तो हमारे पास अब सिर्फ दो सेंटेंस बचे, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि और दूसरा है ही वाज ए ग्रेट बंगाली पोइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टैगोर ए ग्रेट बंगाली पोइट वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, या ऐसे भी कह सकते हैं, टैगोर द ऑथर ऑफ द गीतांजलि वाज ए ग्रेट बंगाली पोइट। अगला है, महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर, ही इज कॉल्ड बापू। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस में विशेषता नहीं है, सिर्फ एक ही सेंटेंस में है, दूसरे सेंटेंस में एक्शन दिया गया है। तो जो विशेषता है वो पहले सेंटेंस में है। दूसरा सेंटेंस जो लिखा है ही इज कॉल्ड बापू, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, महात्मा गांधी इज कॉल्ड बापू, जिसमें महात्मा गांधी की विशेषता बता रहा है पहले सेंटेंस में ए ग्रेट लीडर। तो ए ग्रेट लीडर को महात्मा गांधी के बाद में प्रयोग कर देंगे कामा लगा करके, जिसको फ्रेज इन अपोजिशन कहा जाएगा। महात्मा गांधी ए ग्रेट लीडर इज कॉल्ड बापू। अगला है, कोलंबस वाज ए ग्रेट सेलर, ही वाज एन इटालियन, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। तो जैसे टैगोर वाला सेंटेंस था उसी प्रकार से इस सेंटेंस में भी है कि जो सेकंड सेंटेंस लिखा है इटालियन, ये विशेषता बता रहा है एक ग्रेट सेलर की। तो इसको हम पहले सेंटेंस में कंबाइन पहले से कर रखेंगे, कोलंबस वाज ए ग्रेट इटालियन सेलर।
तो हमारे पास अब सिर्फ दो सेंटेंस बचे हैं। एक तो ये कोलंबस वाज ए ग्रेट इटालियन सेलर, और दूसरा है ही डिस्कवर्ड अमेरिका, जिसमें ही डिस्कवर्ड अमेरिका ये एक एक्शन है और एक्शन में विशेषता नहीं हो सकती है, तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि दूसरे सेंटेंस में ही का प्रयोग कोलंबस के लिए किया गया है। तो अब कोलंबस के बारे में विशेषता बता रहा है पहले वाले सेंटेंस में जो लिखा है ए ग्रेट इटालियन सेलर, तो हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा कोलंबस ए ग्रेट इटालियन सेलर डिस्कवर्ड अमेरिका। इसी टाइप का अगला सेंटेंस देखिए, इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी वाज सॉर्टेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड्स। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में विशेषता मिल रही है इंदिरा गांधी की, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इंदिरा गांधी द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज सॉर्टेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड्स। इस पर आधारित एक एक्सरसाइज है, इसको भी आप नोट कर लें और इनको आप सॉल्व कीजिए। पहला सेंटेंस है, डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज ए ग्रेट फिलोसफर। कोलकाता इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, इट इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। नालंदा was once the biggest center of learning, it is now a heap of ruins. Ram was the son of King Dasrath, he went to the forest to keep his father's promise. Shah Jahan was a great Mughal emperor, he built the Taj, it is the finest building of the world. The Taj Mahal is a great monument, it got the first position in the election of the Seven Wonders. Tulsidas was a great poet. He wrote the Ramcharitmanas. It is the holy book of the Hindus. Kalidas was a great poet of Sanskrit. He was the author of Abhigyan Shakuntalam. Mohan killed Hari. Hari was the elder brother of Madhuri. Education is an instrument of power. It has been the guiding factor of civilization. इसी क्रम में अगला टॉपिक यहाँ शुरू कर रहे हैं, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल से सिंपल सेंटेंस बनाना। एडवर्ब का निर्माण विशेषता बताने वाले शब्द में एलवाई जोड़कर करते हैं। यदि एक वाक्य में कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करते हैं तब उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो मैंने आपको पढ़ाए थे, तो उसमें बताया था कि सर या मैडम शब्द आए हों तो इनको हटा करके रिपोर्टिंग वर्ब में विद रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुली लिख सकते हैं। रिस्पेक्टफुली आप लिखते हैं तो ये बन जाता है एडवर्ब, और विद रिस्पेक्ट लिखते हैं तो ये भी वर्ब की विशेषता बता रहा होता है। लेकिन यहाँ पर दो शब्द हो जाते हैं, एक से ज़्यादा शब्दों का समूह हो जाता है तो वो बन जाता है फ्रेज। तो अगर ये वर्ब की विशेषता बता रहा है तो ये भी एडवर्ब है, लेकिन ये शब्द समूह बन गया तो इसलिए ये कहा जाएगा एडवर्बियल फ्रेज, यानी विद रिस्पेक्ट हुआ होता है एडवर्बियल फ्रेज, और रिस्पेक्टफुली जब कहते हैं तो ये होता है एडवर्ब। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको मैं एडवर्ब बनाना बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सर्टेन है तो इसका हो जाएगा सर्टेनली, क्विक क्विकली, स्लो स्लोली। फास्ट का एडवर्ब फास्ट ही रहता है, इसमें फास्टली नहीं होता है। वरी का वरीडली होता है, हरी हरीडली, एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेडली, अनडाउट अनडाउटेडली, डाउट डाउटेडली, फोर्स फोर्सिबली। माइजर या माइजरली का माइजरली मैनर होगा, कावर्ड या कावर्डली का कावर्डली मैनर होगा, निगर्ड का निगर्डली मैनर होगा। इस तरह से पर आधारित कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे राणा प्रताप वाज ए ग्रेट वॉरियर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो जो दूसरे सेंटेंस में डाउट आया है, डाउट को हमें एडवर्ब बनाना है, तो डाउट के साथ में शब्द लिखा है नो, तो डाउट का अपोजिट कर देंगे, बन जाएगा अनडाउट, और अनडाउट को एडवर्ब बना लेंगे, अनडाउटेडली हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर देंगे अनडाउटेडली, क्योंकि एडवर्ब तो कामा लगाकर अलग कर देंगे। राणा प्रताप वाज ए ग्रेट वॉरियर। अगला है आई एम रीडिंग ए बुक, आई रीड इट इन ए हरी। तो यहाँ पर हरी रीड की विशेषता बता रहा है तो बन जाएगा आई एम रीडिंग ए बुक हरीडली। अगला है यू विल पास, इट इज श्योर। तो यहाँ पर श्योर वर्ब की विशेषता बता रहा है, बन जाएगा यू विल पास श्योरली। अगला है ही डिड नॉट एक्सपेक्ट, ही सक्सीडेड। अब एक्सपेक्ट के साथ नॉट लिखा है, मतलब एक्सपेक्ट अपोजिट में है, तो एक्सपेक्ट और प्लस नॉट मिलकर अनएक्सपेक्ट हो गया, और इसका जब एडवर्ब बनाएंगे तो बन जाएगा अनएक्सपेक्टेडली। तो बन जाएगा पूरा ही सक्सीडेड अनएक्सपेक्टेडली। इस पर आधारित कुछ एक्सरसाइज के रूप में आप नोट कर लें, इनको भी आप सॉल्व करें। He was at fault, there is no doubt about it. He was attending the function, it was regular.
I shall return by the morning. I am definite about it. He walks about the streets. He has no aim. The river was flowing. Its flow was slow. The thief snatched away his purse. He did so by force. He spent all his money. This was foolish. You are a great patriot. This is certain. The leader spoke. He spoke for a few minutes. They helped me. The help came in time. They refused to listen to my proposals. Their refusal was firm. The rose is the sweetest of flowers. This is certain. तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है एडजेक्टिव के माध्यम से सिंपल बनाना। ये आसान से टॉपिक्स हैं। ऐसे शब्द जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। इन्हें सदैव उसी नाउन के साथ में प्रयोग किया जाता है जिसकी भी विशेषता बताते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ए बॉय केम टू माय ऑफिस, ही वाज ब्रिलियंट। यहाँ पर ब्रिलियंट बॉय की विशेषता बता रहा है तो बॉय के साथ लगा देंगे, बन जाएगा ए ब्रिलियंट बॉय केम टू माय ऑफिस। अगला, आई हेल्प्ड मैन, ही वाज ब्लाइंड। तो यहाँ पर ब्लाइंड मैन की विशेषता बता रहा है, इसके साथ लगा देंगे आई हेल्प्ड ए ब्लाइंड मैन। अगला है द पुलिस कॉट द थीफ वाज नोटोरियस। तो यहाँ नोटोरियस थीफ की विशेषता बता रहा है, द पुलिस कॉट द नोटोरियस थीफ। इसी क्रम में कंजंक्शन एंड के माध्यम से सिंपल करना। इन दोनों की एक्सरसाइज एक साथ में बता देंगे। जब एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक से अधिक शब्द आते हैं तो प्रत्येक को जोड़ने के लिए कंजंक्शन एंड का प्रयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। आई वॉन्ट टू बाई ए पेन, आई वॉन्ट टू बाई ए पेंसिल आल्सो। तो यहाँ आई वॉन्ट टू बाई तक तो कॉमन है, आर्टिकल भी कॉमन मिल रहा है, लेकिन आर्टिकल और प्रीपोजिशन कभी कॉमन नहीं होते हैं। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई वॉन्ट टू बाई ए पेन एंड ए पेंसिल। अगर आर्टिकल एक के साथ लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। अगला है राम वेंट टू कानपुर, हिज ब्रदर आल्सो वेंट देयर। तो यहाँ पर राम और उसका भाई ये दो लोग गए हैं। वेंट टू कानपुर ये दोनों में कॉमन है, जो आल्सो वेंट देयर लिखा है तो ये एक जैसा ही है। राम एंड हिज ब्रदर वेंट टू कानपुर। अगला है आई सा ए ब्लैक काउ, आई सा ए वाइट काउ। तो यहाँ पर भी दो गाय हैं जिसमें काउ को कॉमन किया जाएगा, लेकिन आर्टिकल दोनों के साथ लगेगा। अगर आर्टिकल एक ही जगह पर लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी हमारा बनेगा सेंटेंस आई सा ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ। लेकिन अगर हम ऐसा कर देते हैं आई सा ए ब्लैक एंड वाइट काउ, तो यहाँ पर इसका मतलब काउ एक होगी, क्योंकि दोनों सेंटेंस में आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब वो दो है संख्या में। तो एडजेक्टिव और कंजंक्शन एंड पर आधारित एक एक्सरसाइज है, इसको आप नोट कर लें। टैगोर वाज ए ग्रेट पोइट, ही वाज बंगाली। आई टेक मिल्क, आई टेक स्वीट्स, आई टेक बिस्किट्स आल्सो। Our principal delivered a speech. It was very fine. I went to the market to purchase some sweets. I went there to buy fruits also. The principal found a boy. The boy was notorious. Today Mahesh went to Delhi. Ramesh also went with him. I saw a beggar on the road. The beggar was blind. Mukesh saw the Taj. He saw the Red Fort also. Why are you sad? Why are you nervous? Why are you careless? A boy was weeping bitterly. He was hungry. तो इस बार आपको एक्सरसाइज कुछ ज़्यादा ही मिल गई हैं, लेकिन मैं चाहता था कि इस बार ही सिंथेसिस में सिंपल से सिंपल कंबाइन करना समाप्त कर दिया जाए, जिससे कि अगले टॉपिक में आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में आप पढ़ सकें। तो इसकी एक्सरसाइज कीजिए आप, और अगले वीडियो में इसका पहले सोल्यूशन बताएंगे, इसके बाद शीघ्र ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.